Assalamualaikum. This is Moeed Pirzada in Washington DC on the east coast of United States. मैं अक्सर वीडियोस के शुरू में ये कह देता होता हूँ ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन आज इस वीडियो में ये कहने की एक बड़ी खास किस्म की अहमियत है। ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जहां मैं हूं, ये अमेरिका का एक हिस्सा है। अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि अमेरिका की जो रकबा है वो तकरीबन 4 मिलियन स्क्वायर माइल है, यानी 40 लाख स्क्वायर माइल का ये रकबा है, जो तकरीबन 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है। यानी अगर 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कहें तो 1 करोड़ स्क्वायर मीटर का ये किलोमीटर का ये रकबा है ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट के दरमियान में। ये कितना बड़ा रकबा है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो पूरी रियासत है खैबर से कराची तक, उसका रकबा जो है वो सिर्फ साढ़े तीन लाख स्क्वायर माइल है, जो तकरीबन 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर रकबा बनता है। इस रकबे के अंदर 250 मिलियन पाकिस्तानी रहते हैं, जिनकी आबादी का बहुत बड़ा जो तनासुब है वो पंजाब में है, और बहुत ही कम आबादी उनकी जो है वो बलूचिस्तान में है। गो कि बलूचिस्तान का रकबा 43%, 43% है पाकिस्तान के टोटल रकबे का। अमेरिका के इतने बड़े रकबे के अंदर जो पाकिस्तान से 10-11 गुना ज्यादा बड़ा रकबा है, इसमें सिर्फ 350 मिलियन से कम अमरीकी रहते हैं। यानी आबादी के एतबार से अमेरिका की आबादी जो है वो पाकिस्तान से बहुत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन उसका रकबा और उसका पानी जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। इन अदाद शुमार की इस स्टेज के ऊपर क्या इंपॉर्टेंस है, इसको जहन में रखिए। मैं अभी आगे जो कुछ कहने वाला हूं उसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस आपके सामने बड़ी वाज़ेह होकर आपके सामने आ जाएगी। देखिए, पाकिस्तान में 27 मई 2024 के इख्तिताम पे बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। ये जब मैं वीलॉग पे मैं जब वीलॉग करता हूँ लैपटॉप से, इसमें रेजोल्यूशन भी पुअर मिलती है, थोड़ा सा मुझे नीचे देखना पड़ता है, रिफ्लेक्शन भी होती है आईफोन के मुकाबले में। लेकिन इसकी वजह यह है कि मैं कुछ आपसे स्क्रीन शेयरिंग जो है वो करना चाहता हूँ। तो जो डेवलपमेंट्स हुई, बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान में, लेकिन दो तीन ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनका लार्जर पर्सपेक्टिव है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो डेवलपमेंट है जहां इमरान खान ने अब से बहुत घंटे पहले 27 मई को एक ट्वीट किया महमूद उल अमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से। उस ट्वीट के साथ एक छोटी सी वीडियो लगी हुई है जो तहरीक इंसाफ की किसी सोशल मीडिया टीम ने बनाई है। अभी मैं वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। उस वीडियो के बाद और उस कमेंट के बाद जो इमरान खान ने किया, उस पर बहुत रिएक्शन और रद्द-ए-अमल हुआ। एक तरफ से बहुत तारीफ और सताइश है, ये पता नहीं 22,000 दफ़ा ये उनका जो ट्वीट है ये रीट्वीट हो चुका है। दूसरी तरफ से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक रिएक्शन और रद्द-ए-अमल भी हुआ है। वो रिएक्शन रद्द-ए-अमल क्या कहता है मैं वो भी आपको बताता हूँ। एक और डेवलपमेंट जो मैं देखता हूँ वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर और फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब के दरमियान और उनके साथ अवैस लगारी साहब के दरमियान एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग को पाकिस्तान के ज़राए अबलाग और पाकिस्तान के अखबार जो हैं बहुत नुमायाँ जगह देते हैं, इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से कहते हैं। ये मीटिंग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, जहाँ दो किस्म के क्राइसिस हैं, एक वहाँ पे लोड शेडिंग है जिससे लोगों को बहुत दुश्वारी का सामना है, दूसरा वहाँ पर एक टैरिफ इकट्ठा नहीं हो रहा बिजली का, जिसके हवाले से फेडरल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मसला है। एक तनाव किसी कैफियत चल रही है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर और पेस्को, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के दरमियान, जहां एक दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के एक एमएनए एमपी पीटीआई के जो हैं वो पेस्को के दफ्तर में धावा बोला उन्होंने, वहां पे उन्होंने ग्रिड खोल दिया, बिजली सप्लाई कर दी, जो एक एक्ट ऑफ डिफाइंस था। तो एक दिन पहले भी मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर के दरमियान इसी किस्म की मीटिंग हुई थी, जिसका मैंने वीलॉग में जिक्र किया। उसमें अवैस लगारी साहब भी थे जो एनर्जी मिनिस्टर हैं। आज फिर इसी हवाले से मीटिंग हुई और उसको बताया गया कि तमाम मसाइल का हल जो है वो निकाल लिया गया। और ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। मैं इसी से मतलब इसका जिक्र करता हूँ, और इमरान खान के ट्वीट जो है और उसके ऊपर रद्द पे बाद में आऊँगा, बिकॉज उसका पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत लार्ज है। ये जो मीटिंग हुई खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर और मोहसिन और अवैस लगारी साहब के दरमियान, इसमें वैसे जहन रखिए कि वैसे तो मोहसिन जो इसे कहते हैं मोहसिन नकवी साहब हैं और अवैस लगारी दोनों एक सियासी हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझा जाता है। अगर आप अवैस लगारी साहब की तारीख देखें सियासी, तो वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के करीब ही रहते हैं। सियासी जमातें उनकी बदलती रहती हैं, मेरा ख्याल है वो तहरीक इंसाफ में भी थे। कॉन्टेक्स्ट इसका मैंने आपको बता दिया कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, टैरिफ ना देने का प्रॉब्लम है, बहुत तनाव पाया जाता है। और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर जो है वो पेस्को के हवाले से बहुत सख्त स्टेटमेंट्स देते रहे हैं कि मैं पेस्को पे कब्जा कर लूंगा, मैं बिजली को वहां से खोल दूंगा, जैसे कि बिजली सिर्फ कोई पेस्को के पास है। ये ऑप्टिक्स हैं जो पाकिस्तान की सियासत में बहुत खेले जाते हैं। जब ऑप्टिक्स की बात है तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी कह दूं कि अली अमीन गंडापुर जो है ना वो सिंबॉलिक एक्ट करने में और ऑप्टिक्स के बहुत बड़े मुझे लगता है माहिर हैं।
अगर आप उनके बाल देखें, जो लंबे लंबे उनके बाल हैं, आजकल थोड़ा उनको बांध के रखते हैं, लेकिन उनको खुला रखते थे, जो लॉक्स जिसे आप कहते हैं, ये भी एक तरह की एक ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स ऑफ डिफाइंस है। बिकॉज ज्यादातर लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर, जो आप कह रहे हैं कि 99% जो आदमी हैं, उनके मेरी तरह के छोटे बाल होते हैं। और जब उसमें कोई 1.1% आदमी जो है वो इस तरह के लंबे लंबे बाल रखता है, तो वो एक मैसेज कम्युनिकेट करता है। वो मैसेज है मुख्तलिफ होने का, वो मैसेज है वक्री टाइप होने का, वो मैसेज है डिफाइंस का। और जब डिफाइंस होती है किसी भी चीज़ में, तो उसमें एक बोल्डनेस का एलिमेंट होता है। वैसे तो सिगरेट बहुत लोग पीते हैं 20 बरस की उम्र के, लेकिन अगर एक 10 बरस का बच्चा या 9 बरस का बच्चा स्कूल की किसी दीवार के साथ बैठ के सिगरेट पीता है, तो उसे एक एक्ट ऑफ डिफाइंस समझा जाता है। बाकी बच्चे उसको बोल्डनेस से तशबीह देते हैं। पाकिस्तान में अक्सर लड़कियां, औरतें जो हैं, वो शलवार कमीज पहनती हैं, वो जीन्स नहीं पहनती। जीन्स पहनना भी थोड़ा सा एक एक्ट ऑफ डिफाइंस के अंदर आ जाता है, माशरे के अंदर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसमें मिलती है। या अगर आप शॉर्ट्स पहन के बाजार में जाएंगे, लड़की जाती है, तो उसमें एक ज़्यादा एक्ट है बोल्डनेस का और डिफाइंस का। ये सब कम्युनिकेशन है, मैं इसको किसी और तरह से नहीं देख रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज होती हैं इंडिविजुअल्स के लेवल में। जैसे आप ये कह के डिफेंड कर सकते हैं कि मेरा मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, मेरा दिल है, मेरी चॉइस है, ये सब कुछ है, लेकिन मैं उन तमाम चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा मकसद है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, ही इज़ अ मास्टर ऑफ ऑप्टिक्स, और वो गुज़िश्ता कई दिनों से बहुत से ऑप्टिक्स कर रहे हैं। लेकिन ये जो ऑप्टिक्स का मास्टर अली अमीन गंडापुर है, खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर, ये दोनों साइड्स के लिए, जो दोनों कन्फ्लिक्टिंग साइड्स हैं, एक तरफ इमरान खान की तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ये दोनों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। दोनों जो साइड्स हैं, वो इससे अपनी अपनी तवक्कुआत रखती हैं। अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर जो दर हकीकत इमरान खान की सियासी ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका वो एक फिगर हेड है, उनकी उनके पास जो पॉलिटिकल पावर है, ये जो उनके पास चीफ मिनिस्टर के ओहदे की ताकत है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ये दर हकीकत जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804, जिसका नंबर चेंज कर दिया गया है, लेकिन अडयाला जेल में बैठे हुए कैदी इमरान खान की जो पॉलिटिकल ताकत और गुडविल है, उसके ये एम्बेसडर हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों से इन्होंने मुलाकात की, मोहसिन नकवी साहब से और अवैस लगारी से, ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। को कहने में ये एक फेडरल मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर है, दूसरा जो है वो एनर्जी का मिनिस्टर है, लेकिन ये खास तो खास एहतमाद के आदमी है। तो आप यहाँ पर एक जहाँ नेगोशिएशन देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के बिजली के बहरान, लोड शेडिंग, टैरिफ कलेक्शन के इश्यूज के हवाले से, जिसके बारे में ये कहा गया कि बहुत ज़बरदस्त खुश उसलूबी से मामला जो है वो रिजॉल्व हो गए हैं, एक ऐसा मॉडल डेवलप कर गया है जिसके बारे में दोनों ने कहा है कि ये मॉडल जो है वो और सूबों के अंदर भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन इसके पीछे, बिहाइंड द ऑप्टिक्स एंड बिहाइंड द स्टेटमेंट्स, आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के दरमियान में एक अनडिक्लेयर्ड किस्म की गुडविल जेस्चर भी देख रहे हैं, एक नेगोशिएशन का प्रोसेस देख रहे हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर और दूसरी साइड के दरमियान में अली अमीन गंडापुर जो हैं, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर कर रहे हैं, जिसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सीबीएम्स कहा जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर है कि आप इकट्ठे होते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब क्या अली अमीन गंडापुर इन दोनों साइड्स के दरमियान में कोई प्रोसेस चला पाएंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस चला पाएंगे, कोई मुफाहमत जो है वो कर पाएंगे, कोई डिलीवर कर पाएंगे? इमरान खान की उनसे अपनी तवक्कुआत हैं, जिनका मैं कई दफ़ा जिक्र करता रहता हूँ। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की अपनी तवक्कुआत हैं। अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर इतने डेलिकेट किस्म के प्रोसेस को आगे लेकर कैसे चलते हैं। दिस इज़ द वाइडर परस्पेक्टिव ऑफ लुकिंग एट टुडेज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जिसे पाकिस्तान के अखबारात के अंदर बहुत नुमाया तौर पर पब्लिश किया गया और उसको बड़ी पॉजिटिव चीज़ कहा गया डॉन की स्टोरी वगैरह के अंदर। मैं आपको ना अब स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग की वजह से ही मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ ये लो रेजोल्यूशन वीडियो। ये मैंने सेलेक्ट कर ली एक चीज़, इसको मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। जिस चीज़ को मैंने सेलेक्ट किया, ये इमरान खान का वो ट्वीट है जो आज ही के दिन में, जो 27 मई को उन्होंने किया, जिसके ऊपर उन्होंने उर्दू में लिखा है, और ये ज़ाहिर इमरान खान किसी से करवाते हैं क्योंकि उनके पास ट्विटर फैसिलिटी, एक्स फैसिलिटी अडयाला झील के अंदर नहीं है। इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, हर पाकिस्तानी को हमूद उल इमान कमीशन रिपोर्ट का मुतालिया करना और ये जानना चाहिए कि असल गद्दार कौन था, शेख जनरल याहिया खान या शेख मुजीबुर रहमान। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, गद्दार कौन था, ये वीडियो कहती है। ठीक, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट। अच्छा, अब ये वीडियो कैसे शुरू होती है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ जो भी इसके अंदर आवाज़ है वो आप तक नहीं पहुंच पाती। एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है लैपटॉप के ऊपर जब आप वीडियो को रन करते हैं। इसका कोई मैंने टेक्निकल हल निकालना है, अगर आप में से कोई टेक्निकल हल मुझे इसका दे सकता है, बिकॉज मैं एक माइक्रोफोन से बोल रहा हूँ, तो आई विल रियली वेलकम दैट। मुझे इसका कोई टेक्निकल हल नहीं मिल सका, वरना मैं चाहता कि मैं इसकी इसकी ऑडियो को आपके साथ कनेक्ट कर देता, लेकिन वो नहीं हो पा रहा।
ये वीडियो क्या कहती है? ये वीडियो का अगर सेंट्रल आइडिया ऊपर इमरान खान ने लिख दिया है कि दोनों में से अगर आप मवाजना करें शेख मुजीबुर रहमान का और जनरल याहिया का, तो गद्दार कौन था? बिकॉज पाकिस्तान की जो हिस्ट्री लिखी गई है 1971 से, उस हिसाब से शेख मुजीब गद्दार था। बिकॉज शेख मुजीब ने एक 6 नुकाती एजेंडा दिया, उस 6 नुकाती एजेंडे के को इम्प्लीमेंट करने के नतीजे में पाकिस्तान की उस वक्त की फौजी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल थे, वो ये समझते थे कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान की रियासत जो है वो नहीं चल सकेगी। लेकिन अब ये वीडियो जब आप इसको देखते हैं तो ये वीडियो इस पूरी तारीख को एक नए तनाजुर में, एक नए पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश करती है। और ये वीडियो ये कहती है कि असल में गद्दार जो है वो जनरल याहिया था, बिकॉज लोगों का जो लीडर था पाकिस्तान की मेजॉरिटी का, वो शेख मुजीबुर रहमान था और याहिया को उसे सबमिट करना चाहिए था। लेकिन याहिया खान और उसकी मिलिट्री लीडरशिप जो है उसकी अपने उनके इंटरेस्ट थे, और उन इंटरेस्ट में उन्होंने वो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ या पॉलिटिकल डायलॉग नहीं किया जो करने से पाकिस्तान को बचाया जा सकता था। ये वीडियो कोई फिलोसॉफिकली और हिस्टोरिकली तौर पे कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है, और इसमें एक ख़ास किस्म का सियासी तनाजुर जो है, एक ख़ास पर्सपेक्टिव जो है इसके अंदर पेश किया गया है, और जिसका बहुत सा फोकस जो है आप इसको देखते हैं वो, अब ये तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग के बजाय मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज़ दिखा दूं। अब सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने, जो पीएमएलएन के एक बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक कमेंट किया है, और इसके ऊपर दूसरी साइड से भी बहुत सा कमेंट हुआ है जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं। पीटीआई पाकिस्तान के मौजूदा हालात को 1971 की सूरत हाल जैसा करार देते हुए इमरान खान को मुजीबुर रहमान जैसा मकबूल तरीन लीडर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इनफरादी तौर पर फैसले करने वाला, जनरल याहिया खान और मुजीब की जंग आज़ादी को खान की जंग हकीकी आज़ादी से तशबीह दे रही है। यहाँ तक तो इरफान सदीकी साहब ने ये सारे कमेंट्स में हैं, वो बिल्कुल ठीक किए हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आप उनसे डिसएग्री नहीं कर सकते। कुक्कड़ फटने, ये प्रेशर कुकर कुक्कड़ फटने जो मुझे समझ आई है, और एक नए सकूत का खतरा जाहिर करने वालों को ये भी बता देना चाहिए कि खुदा न खास्ता 1971 जैसे हालात अगर पैदा हो गए तो मुफ्ती बानी का किरदार कौन अदा करेगा, ताकि कौम अभी से उसके लिए तैयार हो जाए। अगर मैं यहाँ पे ये प्रोफाइल से दिखा सकूं, तो मैंने इसके ऊपर भी एक कमेंट किया है, ये खुल गया है फॉर्चुनेटली, और मैं आपको वो कमेंट अपना जो है वो दिखा सकता हूँ। मैंने इसके ऊपर ये कमेंट किया है कि सेनेटर साहब, इरफान सदीकी साहब के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि सेनेटर साहब, ये तो बड़ा साफ नजर आ रहा है कि आप तो, ये तो बड़ा साफ नजर आ रहा है, यानी जो कुछ है वो सब कुछ साफ नजर आ रहा है। आप तो अहले कलम होने पर फख्र किया करते थे। 55 बरस गुजरने के बाद और दुनिया और खित्ते में आने वाली तब्दीलियों के बाद मुफ्ती बानी का रोल शरीफ खानदान और बची कुची नून लीग का है, और आप उनके जाती खानदानी मुलाजिम हैं, क्योंकि आज आप हिंदुस्तान और मगरबी साम्राज्य की ताकतों के आलाकार हैं, और आप लोगों ने, जो एक छोटा सा मगर बहुत ही ताकतवर टोला है, बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान की फौज पर कब्जा कर लिया है। क्या बड़े मियाँ शरीफ साहब, जो नवाज शरीफ के मोहतरम वालिद साहब का यही ख्वाब और यही विजन नहीं था जब वो कहते थे कि साडा अपना चीफ होना चाहिए? जो पुराने सिविल सर्वेंट हैं, और आप में से जो लोग पाकिस्तान की तारीख को फॉलो करते रहे हैं, आपको याद होगा कि 1990 से ही बड़े मियाँ साहब जो हैं, शरीफ साहब जो हैं, जो नवाज शरीफ के वालिद थे, उनकी ख्वाहिश थी कि हमें पाकिस्तान आर्मी की टॉप लीडरशिप के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए। चीफ हमारा अगर अपना लॉयल होगा, तो फिर वो जिस तरह से सोचते थे कि उनके खानदान की तहद क़यामत के बहुत देर तक, कई दहाइयों तक पाकिस्तान पे हुकूमत होगी, जिसमें उनके बेटे बेटियां, उनके पोते, उनके नवासे जो हैं वो सब पाकिस्तान पे हुकूमत कर सकेंगे। वो उसके रास्ते में अगर उनको रुकावट नज़र आती थी उस वक्त, एज पर माई एनालिसिस, तो वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की टॉप लीडरशिप थी, और उनको ये समझ आ चुकी भी थी, बहुत ही जहीन ये थे मियाँ शरीफ, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि तमाम तर पाकिस्तान की सियासी ताकत का जो महवर है, और सियासी ताकत पाकिस्तान की फौज के अंदर है, और अगर पाकिस्तान की फौज जो है उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाए, तो फिर आप पाकिस्तान पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ये एक बैकग्राउंड है जिसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने आगे लिखा कि 1990 से अब तक क्या तमाम तर जद्दोजहद यही नहीं थी? पहली कोशिशें कामयाब ना हो सकी। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की जो मौत है वो बहुत पुरसरार थी। अगर आप दी क्रॉस स्वॉर्ड्स पढ़ें, उनके जो भाई ने किताब लिखी है, तो उसमें आपको क्लियरली वो, ये उसमें 2 चैप्टर लिखे हैं उन्होंने जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की मौत के हवाले से। उनको शक है कि जनरल आसिफ नवाज जो हैं उनको आर्सेनिक पॉइजनिंग कंट्रोल तरीके से दी गई थी। ये और बात है कि पाकिस्तान मिलिट्री की अपनी इंक्वायरी ने इससे एग्री नहीं किया। जनरल मुशर्रफ, लेकिन उसकी बड़ी तनकीद लिखी है, पाकिस्तान आर्मी की जो इंक्वायरी थी
जनरल आसिफ नवाज की डेथ पे उसको उनके भाई जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिकल तरीके से व्यू किया है। इस किताब के अंदर मैंने किताब पढ़ी है। जनरल मुशर्रफ आपके कंट्रोल से बाहर निकल गया, राहील शरीफ आखिर में ख़ानदान शरीफा को ना बचा सका। मेरा आर्गुमेंट यह है कि राहील शरीफ को भी का काम ये था कि बचाना था, लेकिन बचा ना सके। और जनरल बाजवा की पूरी कहानी की अपॉइंटमेंट के बाद से शरीफ खानदान का बिल आखिर मुकम्मल कंट्रोल हो गया, फौज पर भी और पाकिस्तान पे भी। और आप आज इस पूरी कहानी का मुकम्मल हिस्सा हैं। किसी और को समझ आए ना आए, मैं इरफान सदीकी साहब को कह रहा हूँ, आप बड़े समझदार हैं और आप इस तारीखी अमल को अच्छी तरह से समझते हैं कि बैरूनी ताकतों की मदद से पाकिस्तान की फौज पर कंट्रोल करना मुमकिन ना था। मुरूसियत जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंट्रोल और मार्शल लॉ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। दोनों को तसलसल के लिए इंसानी हकूक को और पॉलिटिकल प्रोसेस को जो है वो तबाह करना पड़ता है। यहाँ से अगर मैं स्टॉप शेयरिंग करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं सिर्फ आपको, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसको बहुत ज़्यादा नुमाया तरीके से कहा गया, इन रेयर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस KPCM गंडापुर एंड फेडरल मिनिस्टर्स एक्सप्रेस विल टू वर्क टुगेदर। ठीक, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ दिखा के सिर्फ एक कमेंट करना चाहता हूँ जिसका पूरी डिस्कशन से बाद में आपको समझ आएगी ताल्लुक क्या है। ये रोज़ पाकिस्तान के अखबारात में इस किस्म की हेडलाइंस लगती हैं, किसी दिन 10, किसी दिन 12, किसी दिन 4। 17 टेररिस्ट किल्ड, 5 सोल्जर्स मार्टर्ड इन सेपरेट KP ऑपरेशंस ISPR। इसमें एक तरफ से बहादुरी, जुर्रत और सेक्रीफाइस है कि कैसे पाकिस्तान फौज के सोल्जर्स जो हैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए। दूसरी तरफ से जो अचीवमेंट है वो ये है कि दहशत गर्दों को मार दिया गया है। किसी दिन ये फिगर 4 होता है, किसी दिन 8, किसी दिन 10, किसी दिन 15। यहाँ पे कहीं आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो है, अब मैं इसको रोकता हूँ, कहीं आपको ये अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आ रही कि ये जो भी खैबर पख्तूनख्वा में ये ट्राइबल एरियाज के अंदर हमें TTP के साथ एक चैलेंज मुकाबला है, इसका हमें कोई हल भी निकालना है सस्टेनेबल। और 10, 5, 8, 10 दहशतगर्दों को मार देने से, उनकी बंदूकें कैप्चर करके उनके असले की नुमाइश कर देने से पाकिस्तान का जो सियासी मसला जो कम अज़ कम 2003-4 में शुरू हुआ था और 2024 में इसको 20 बरस हो गए हैं, और 20 बरस में वो जो आइंस्टाइन की कॉर्पोरेट मैडनेस की डेफिनेशन थी वो ये कि आप बार बार वो चीज़ करते रहें ये सोच के कि अगली दफ़ा जब मैं ये चीज़ करूंगा तो इसके रिजल्ट्स मुख्तलिफ निकलेंगे। इसको आइंस्टाइन ने, दुनिया के बहुत बड़े साइंसदान थे और उनकी 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 अहमियत, पोजीशन और उनकी इंटेलिजेंस से मैं कोई इनकार नहीं कर सकता। वो इसको मैडनेस समझते हैं कि दिस इज एकिन टू मैडनेस। अब हम इस पे आए कि इमरान खान ने जो ट्वीट किया, उसके साथ जो वीडियो लगाई, उसको खुद भी उन्होंने एक बहुत ही नैरो किस्म की उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन की कि गद्दार कौन था। और उन्होंने इस वक्त, जाहिर है जिस तरह से इरफान सदीकी ने उसकी इंटरप्रिटेशन की है कि वो ये कहना चाह रहे हैं नाम लिए बगैर कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मैं गद्दार नहीं हूँ क्योंकि उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे हैं। और असल में गद्दार जो हैं ये जनरल हैं, ये जनरल आसिम मुनीर जो चौधरी निज़ामुद्दीन के सिस्टम को हेड करते हैं इस वक्त, वो इस वक्त इसके गद्दार हैं। मैं इस पूरी वीडियो का जो हमूद और रहमान कमीशन पे वीडियो बनाई तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ी महारत से, और हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट की तरफ उन्होंने इशारा किया, मैं इसका एक वाइडर पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले ज़हन में रखिए कि हमूद और रहमान कौन थे। हमूद और रहमान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे जो 1968 से 1975 तक, यानी सकूत ढाका के बाद भी वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है। ये एक बंगाली चीफ जस्टिस थे जिन्होंने बहुत ही फाइनली एजुकेटेड, कलकत्ता से उनकी बेसिक एजुकेशन थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, फिर बरतानिया से उन्होंने कानून पढ़ा। और द फैक्ट कि ये 1968 से लेके 1975 तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे, बांग्लादेश के बन जाने के बाद भी और ईस्ट पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद, ये एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान की जुडिशरी की उस वक्त की तारीख के हवाले से। इनको जो टास्क दिया गया कमीशन रिपोर्ट का, अब इस कमीशन रिपोर्ट के ऊपर जब भी बहस होती है और अभी भी जो बहस हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा जिक्र यह है कि पाकिस्तान के सीनियर जो मिलिट्री के अफसरान या जनरल थे वो करप्शन में मुलवस थे, स्मगलिंग करवा रहे थे, उसकी सरपरस्ती करते थे, बहुत रेप किया गया, लड़कियों को गलत इस्तेमाल किया गया, बहुत सी किलिंग हुई, कत्ले आम वहाँ पे हुआ, और बहुत जुल्म हुआ बंगालियों के ऊपर। और कैसे इसमें तमाम तर जो एम्फेसिस है वो आपको ट्विटर के ऊपर इसी किस्म की डिस्कशन का मिलेगा। असल में अगर आप इसकी जो ब्रॉडर पिक्चर है उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, हमूदुर रहमान, जस्टिस हमूदुर रहमान को टास्क ये दिया गया था, जब भी कोई कमीशन एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन होता है, जब भी कोई आप इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो आप उसके उसकी एक उसको आप क्वालिफाई करते हैं, उसका एक मैंडेट एस्टेब्लिश करते हैं इंस्टीट्यूशन का, और हर इंस्टीट्यूशन का एक मैंडेट होता है। जिस तरह से बहुत अच्छी एग्जांपल इसकी है जो मोटरवे पुलिस है। मोटरवे पुलिस जो है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं है, वो होमिसाइड्स को इन्वेस्टिगेट नहीं करती, कत्ल को इन्वेस्टिगेट नहीं करती, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। मोटरवे पुलिस की पाकिस्तान में जो खास करके इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान जो मोटरवे है उसकी आपने अक्सर बहुत तारीफ सुनी होगी। उसकी वजह यह है कि उसका जो मैंडेट है, उसकी जो एक्टिविटी है उसको बहुत ही शार्पली डिफाइन कर दिया गया है
कि वो गाड़ियों की स्पीड चेक करते हैं, एक्सीडेंट्स में मदद करते हैं, लोगों को 750 रुपया उस जमाने में फाइन करते थे जब मैं था, कि 900 रुपये फाइन करते थे। तो एक चूंकि उनको बहुत डिफाइन कर दिया गया है कि उनका ये रोल है, और वो उस रोल के अंदर रहते हैं, डिफाइंड रोल में, क्योंकि इल्जाम भी उन पर रखते हैं स्मगलिंग स्मगलिंग और चीज़ों के, लेकिन चूंकि वो डिफाइंड रोल में रहते हैं, जनरली मोटरवे पुलिस को पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा कामयाब तजर्बा और इंस्टीट्यूशन समझा जाता है। ध्यान में रखिए कि फौज भी एक डिफाइंड इंस्टीट्यूशन है, जिसको एक मैंडेट दिया जाता है कि उसने सरहदों का या फिजिकल सिक्योरिटी का उसने मुकाबला करना है। फौज नजरियाती डिफेंस के लिए, ये पॉलिटिकल डिफेंस के लिए बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन नहीं है, दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, अमेरिका में नहीं है, बरतानिया में नहीं है, तुर्की में ये मसला था जैसे ठीक कर दिया गया है वहां के पॉलिटिकल प्रोसेस में, हिंदुस्तान में ये नहीं है। ये एक वेल डिफाइंड, शार्पली डिफाइंड इंस्टीट्यूशन होता है। हमूद रहमान कमीशन को जो मैंडेट दिया था जुल्फिकार अली भुट्टो ने, वो ये था कि ये इन्वेस्टिगेट किया जाए, इंक्वायर किया जाए, हकाइक को देखने के बाद, कि हम 1971 1971 की ट्रेजिडी तक कैसे पहुंचे, पाकिस्तान जिसके नतीजे में दोलख्त हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, और पाकिस्तान को मिलिट्रीली सरेंडर करना पड़ा, उसकी वजूहात क्या थी। अब ये जो रेप और सब कहानियां हैं, ये एक साइड पे इश्यूज हैं, लोगों को बहुत ज्यादा अपने अपने जहन के हिसाब से ये चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। असल में ब्रॉडली स्पीकिंग हमूद रहमान कमीशन का जो कंक्लूजन था वो ये था कि 1958 के मार्शला के बाद जब फौज के सीनियर अफसरान जो हैं वो मार्शला की ड्यूटीज में और पॉलिटिकल मैनेजमेंट में मसरूफ हो गए, तो उसके नतीजे में उनका मॉरल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो गया। यानी इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर पैदा हुआ। और इसलिए पैदा हुआ कि मार्शल के प्रोसेस ने उन्हें अपने इकदामात से एक इम्प्यूनिटी प्रोवाइड की। जब आप मार्शल लगा देते हैं, मिलिट्री गवर्नमेंट करते हैं, हाँ वो डिक्लेयर्ड हो या अनडिक्लेयर्ड हो, आप ये करते हैं कि आप एक पॉलिटिकल प्रोसेस को फौज के इदारे के लिए, जो मोटरवे पुलिस की तरह एक लिमिटेड मैंडेट से बना है, जिस तरह से अमेरिका की फौज एक लिमिटेड मैंडेट से बनी है, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, उसने अपनी कोई जंग हारी नहीं है। वियतनाम पे भी मैं कभी बात करूंगा कि वहां पर क्या हुआ, लेकिन उसने अपनी कोई जंग हारी नहीं है उस तरह से। पाकिस्तानी डेफिनेशंस को आप अलग रखें इससे, कोई जंग उसने अपनी हारी नहीं है, लेकिन ये दुनिया की इंतहाई ताकतवर फौज जो है वो एक डिफाइंड मैंडेट और लिमिटेशन के साथ ऑपरेट करती है। जब आप फौज को पॉलिटिकल मैनेजमेंट में ले आते हैं, तो वो एक बहुत बड़े ढांचे को मैनेज करे लग जाती है, और दो एक तजाद क्या पैदा होता है, जैसे पाकिस्तान में है, कि पाकिस्तान की फौज ये कहती है कि आप हम पे तनकीद ना करें, हमें अकाउंटेबल ना ठहराएं, हमें अदालतों में ना लेकर जाएं, हम चाहे शायरों को उठा लें, चाहे हम शहीद अरशद शरीफ को कत्ल कर दें, लेकिन हम सब्जेक्ट टू अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिकॉज हम फौज हैं और हम तो अकाउंटेबल हैं। जीएचक्यू को हम एक नेशनल सिक्योरिटी का इदारा है, और दुनिया में कहीं पर भी इंटेलिजेंस के अफसरों को जैसे कि अभी हाल में कोई कह रहा था, पता नहीं कौन कह रहा, हाँ नजम सेठी साहब कह रहे थे कि भाई इंटेलिजेंस के अफसर दुनिया भर में हिडन होते हैं, उनको कौन अदालतों के सामने जो है वो लेकर आता है। तो फौज का ये आर्गुमेंट होता है कि आप हमें जज नहीं कर सकते, और जब उनको आप जज नहीं कर सकते, अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, साथ ही वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं, और सियासतदान और जो सिविल सर्वेंट है उसको आप जज कर सकते हैं, उसको आप अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। तो आप एक अजीबोगरीब किस्म का तजाद और कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करते हैं, जिसके नतीजे में फौज का अपना इदारा जो है वो इखलाकी तौर पर उसका मॉरल डिक्लाइन होता है, उसमें मिसमैनेजमेंट होती है, उसके अंदर करप्शन पैदा होती है, क्योंकि वो एक डिफरेंट दुनिया में ऑपरेट कर रहा होता है। जब फौज उस दुनिया में ऑपरेट नहीं कर रही होती, सिर्फ अपने कैंट और गैरिजन में रहती है, तो उसके ऊपर अपनी हाई कमांड का एक डिसिप्लिन होता है, उसको इम्प्यूनिटी नहीं होती। और आपको पता है कि दुनिया की हर फौज की तरह पाकिस्तान का अपना ये इंटरनल डिसिप्लिन जो है वो हमेशा एग्जाम्पलरी रहा है। ठीक। इन अदर वर्ड्स, ये कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होता है, पॉलिटिकल प्रोसेस में शफाफियत होती है, वो विजिबल होता है, इसीलिए आपको सियासतदानों की करप्शन, उनका गंद, उनकी उनके अफेयर, बीवी के साथ ये किया, फला लड़की के साथ अफेयर था, फला प्लॉट अपना अलॉट कर लिया, फला दौरे पर बाहर चले गए, उनकी वो तमाम तरह जो उनकी जो ज्यादतियां होती हैं, उनकी जो करप्शन होती है, वो बड़ी खुल के लोगों के सामने होती है, और मीडिया और जो ज़राए इब्लाग होते हैं वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको जज करते हैं। कभी माशरा परफेक्ट नहीं होता। सियासतदानों का जो गंद डिबेट हो रहा होता है लोगों के सामने, उसका उसका मतलब ये नहीं होता कि सियासतदान बुरे हैं, उसका मतलब ये होता है कि सियासतदानों की खराबियां, उनकी बुराइयां जो हैं वो सामने आती हैं। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान का जो अंग्रेजी का बड़ा अखबार है डॉन है, इसने गुज़िश्ता 10 बरस में बहरिया टाउन जो है मलिक रियाज का, और बहरिया स्कीम्स हैं, उसके ऊपर इन्होंने बड़ी लंबी लंबी रिपोर्ट्स निकाली हैं कि उसके अंदर करप्शन ये है, उसमें ये गंद हुआ, उसमें मलिक रियाज ने ये किया, बहरिया ने ये किया। मैं चूंकि दुनिया न्यूज़ की टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा रहा हूँ,
फॉर द रीज़न कि मियाँ आमिर जो उसके सीईओ और चेयरमैन थे, मैं उनके बहुत करीब था, तो अंदर की भी बहुत सी चीज़ें और डिस्कशंस मैं देख रहा होता था। असल इशू ये था कि डॉन को झगड़ा ये था कि उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रहे थे बहरिया टाउन से, और उस किस्म के रेट्स पे नहीं मिल रहे थे जिस किस्म के बहुत से टेलीविजन चैनल्स इंक्लूडिंग दुनिया को मिलते थे। और अपनी खाक को इंटेलेक्चुअल कवर देते हुए डॉन की टॉप मैनेजमेंट ने बहरिया टाउन के जो करप्शन थी या उनकी जो बहुत से इश्यूज थे फाइनेंशियल, उनको बार बार टारगेट किया। वो सही थे, वो इश्यूज होंगे, वाकई थे, लेकिन कितनी दफा आपने देखा कि इसी पाकिस्तान के बड़े अंग्रेजी अखबार ने, किसी और अखबार ने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी डीएचए के अंदर या मिलिट्री की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर जो करप्शन और गंद है उसको फोकस किया। क्यों नहीं फोकस किया? इसलिए फौज ये कहती है कि अब हम बिजनेस भी कर रहे हैं, हम डीएचए भी रन कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर भी रन करेंगे, लेकिन हम तो फौज हैं, हम तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं, हम तो पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे, हम तो कौम के वसीतर मफाद में डीएचए भी चला रहे हैं, हम तो फलां भी चीज चला रहे हैं। इसलिए आप उनको सब्जेक्ट टू अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते और उनको मीडिया के लेंस के नीचे नहीं आप रख सकते। ये वो दर हकीकत चीज है जिसकी तरफ हमूद और इमान कमीशन रिपोर्ट ने एक्सप्लेनेशन दी। ये रिपोर्ट कभी पाकिस्तान में खुल के पब्लिश नहीं हो सकी, बाद में इसको पीपल्स पार्टी की ने इसको लीक कर दिया और इसको हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग ने इसके कुछ टुकड़े जो हैं वो पब्लिश किए थे। तो इमरान खान अपना एक उसमें से जो है एक लिमिटेड किस्म का मकसद पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन असल में हमूद इरमान कमीशन की ये इंपॉर्टेंस थी। हमूद इरमान कमीशन रिपोर्ट को पढ़ के आपको ये पता चलता है कि 1958 के बाद पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल प्रोसेस था वो कोलैप्स हो गया। जब पॉलिटिकल प्रोसेस कोलैप्स हो गया, अगर 1958 से लेके 1969-70 तक ये पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहता, कोलैप्स ना होता, तो बंगाली जो अवाम है उनकी जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, इससे वेस्ट पाकिस्तान के सियासतदानों को डील करना पड़ता, नेगोशिएट करना पड़ता, सरेंडर करना पड़ता, कोई ना कोई समझौता हो जाता। उस नतीजे में हर 3 4 6 महीने के बाद बंगालियों को अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिलता। बाद में भी एक आज़ाद या सेमी ऑटोनमस किस्म की बंगाली स्टेट बन सकती थी, परहैप्स विद इन द कन्फेडरल एंड फेडरल फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वहाँ सिविल वॉर ना होती, वहाँ पाकिस्तान की फौज को सरेंडर ना करना पड़ता, और ये हो सकता कि कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स में लाइक फॉरेन अफेयर्स, लाइक करेंसी और कम्युनिकेशन में बांग्लादेश और पाकिस्तान जो हैं वो एक फेडरल कन्फेडरल फ्रेमवर्क के अंदर को एग्जिस्ट कर सकते होते। ये टर्म्स भी कन्फेडरल एंड फेडरल फ्रेमवर्क जो है, इसको जहन में रखें, बिकॉज मैं आगे जो बात बताने वाला हूँ इसका इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब इसको आप देखें कि गुज़िश्ता, अच्छा इसको बहुत अच्छा आप समझ सकते हैं जब आप देखें कि 2022 से 2024 की जो 2 सवा 2 साल गुजरे हैं, इसमें कैसे जो पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन था उसमें कोई ओपेसिटी नहीं रखी गई। शहीद अरशद शरीफ का जो कत्ल किया गया उसकी बुनियादी वजह क्या है कि शहीद अरशद शरीफ जो था, अब तो सब लोग ये बात करते हैं, जो शहीद अरशद शरीफ ने बात की थी अब उसमें कोई अनोखी बात नहीं रही, अब हज़ारों लाखों लोग वही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन वो जो जमूत था उसको 2022 के अवाइल में महीनों में शहीद अरशद शरीफ ने अपनी बहादुरी से तोड़ा, जब उसने खुल के कहा कि बादशाह नंगा है और जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है ये कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है, ये उस वक्त का आर्मी चीफ जनरल बाजवा कर रहा है। इसीलिए इतना गुस्सा था और शहीद अरशद शरीफ को अपने हिसाब से इन्होंने इबरत का निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन ये एक ऐसी इबरत थी जिसमें वो जब तक पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोग रहेंगे शहीद अरशद शरीफ का नाम रहेगा। उसने एक लाजवाब तारीख बनाई, इन्होंने उसे कत्ल कर दिया, उसे सबक सिखाने के लिए पूरे पाकिस्तानी मीडिया को खौफजदा में, खौफ में रखने के लिए। लेकिन बेसिक मसला क्या था कि उसने अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश की, जो कि वो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं ठहराना चाहते थे, बिकॉज वो कह रहे थे कि शरीफ और जरदारी और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो एक माशाल्लाह मिलके पॉलिटिकल प्रोसेस कर रहे हैं। बात लंबी होती चली गई कि मैं थोड़ा सा इस पर कॉमेंट की कर दूं कि 1940-47 के दरमियान में भी जो चीज़ हुई, जब ब्रिटिश इंडिया की डिवीजन हुई, तो वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का फेलियर था। कांग्रेस ने उसके लिए तमाम इल्ज़ाम मुस्लिम लीग और जिना पे डाला। अगर आप उनकी किताबें पढ़े तो उसको कहते हैं कि जिना कम्युनल था, उसका विजन नहीं था, नैरो था। लेकिन आप इन्हीं हिंदुस्तानी किताबों के अंदर गौर से देखें तो वहाँ पर ये चीज़ भी आपको नजर आती है कि नेहरू, पटेल और कांग्रेस के भी वेस्टेड इंटरेस्ट थे इन द डिवीजन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। उनकी की कुछ पॉलिटिक्स ऐसी थी, मैं उसकी तफसीलात बाद में आपसे शेयर करूंगा। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस था जो पाकिस्तान की इब्तदाई नैरेटिव है 1947 से 1979-80 तक, उसकी डेफिनेशन ये है, जिन्होंने पुरानी स्कूल की किताबें पढ़ी हैं कॉलेज की, उसमें ये है कि कांग्रेस और हिंदू लीडरशिप जो है वो तंग नज़र थी, नैरो थी। उसने मुस्लिम लीडरशिप को और मुस्लिम लीग को उसके हकूक और पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए, जिसकी वजह से बदकिस्मती से
जो पार्टीशन हुई है, पार्टीशन होनी पड़ी, वहां पर उसकी कोई बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं है। 1979 के बाद जो पाकिस्तानी तारीख की किताबें स्कूल के बच्चों की लिखी गई हैं, वहां पर ये कह दिया गया कि ये पाकिस्तान उस वक्त बन गया था जब 1940, जब 1712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध में आया था, तो वहीं से पाकिस्तान की दाग बेल जो है बन गई है। ये एक मजाक का खेस किस्म की सूरत हाल है, लेकिन इसको जो है बहुत ज्यादा बेचा गया है, और आज ऐसी बहुत सी नस्लें हैं जो समझती हैं कि जो असल में चीज थी, उसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पे दिखाया गया। वापस आ जाएं जहां से मैंने कहानी शुरू की थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान का जो टोटल रकबा है वो तकरीबन 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। यूरोपियन यूनियन का जो रकबा है वो 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यूरोपियन यूनियन की आबादी तकरीबन 45 करोड़ है, 450 मिलियन के करीब है। हिंदुस्तान अकेले की आबादी 1.4 अरब है, यानी 1400 मिलियन है। पाकिस्तान की आबादी 250 मिलियन है। बांग्लादेश की आबादी तकरीबन इस वक्त 200 मिलियन के करीब है। ऑल टुगेदर ये रकबा 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का। और ये आबादी जो है ये तकरीबन 2 अरब के करीब है। इकोनॉमी और क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो ग्रोथ होती है वो अल्टीमेटली दो चीजों का फंक्शन है। रकबा कितना है, आबादी आपके पास कितनी है। आबादी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अ, और अमेरिका का मैंने आपको शुरू में बता दिया। ब्रिटिश एम्पायर ने राइटली और रॉन्गली, ना कुछ कुछ ना कुछ, यानी जो कुछ भी था उसके राइट एंड रॉन्ग पे बहुत बहस हो सकती है, लेकिन 20वीं सदी के दरमियान में अगर दुनिया में कोई दो इंटीग्रेटेड कॉमन मार्केट्स एग्जिस्ट करती थी जो परफेक्टली इंटीग्रेट हो चुकी थी, एक रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका थी जो कोस्ट टू कोस्ट कमर्शियली इंटीग्रेटेड थी। दूसरा ब्रिटिश इंडिया था। वो अच्छे थे, ये बुरे थे अंग्रेज। उन्होंने एक कमर्शियली इंटीग्रेटेड ट्रेडिंग मार्केट क्रिएट कर दी थी इन द फॉर्म ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जो खैबर से कन्याकुमारी तक कमर्शियली ट्रेड वाइज इंटीग्रेटेड थी। लोग कहीं पर भी जाके बिजनेस कर सकते थे, खरीदो फरोख्त कर सकते थे, चीजें बेच सकते थे, सामान मंगवा सकते थे। और इसके अच्छा क्या चीज थी कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो एक एम्पायर थी। ब्रिटिश इंडिया हिंदुस्तानी कौम का जबरदस्ती उसको कहते हैं। हिंदुस्तान कभी एक नेशन स्टेट नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको एक इंपीरियल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया था। इस इंपीरियल स्टेट को अगर पॉलिटिकल प्रोसेस मिलता, जो पॉलिटिकल प्रोसेस 1940-47 के दरम्यान में कोलैप्स हो गया और फेल हो गया, तो यहाँ पर एक रियासत के साथ साथ एक इंपीरियल ऑर्डर जो है वो एक नेशन स्टेट में बदल सकता था। मुस्लिम लीग की और कांग्रेस की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसके दरम्यान में पॉलिटिकल प्रोसेस फेल हो गया, कि उसके बाद में जो जंगें हुई, कश्मीर 65, 47, 48, 65, 71, और सारे तबाही, सियाचिन, कारगिल, ये सब उस पॉलिटिकल प्रोसेस के फेलियर के नतीजे में हुआ। जब पॉलिटिकल प्रोसेस फेल होता है तो तबाही होती है। हिंदुस्तान की जो स्ट्रेंथ है आज वो ये है कि उनके पास एक बहुत बड़ी इंटीग्रेटेड कॉमन मार्केट एग्जिस्ट करती है, 1.4 बिलियन लोगों की, जिसका अपना रकबा जो है वो तकरीबन 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन ये सब एक ही रकबा था, ये एक ही पॉपुलेशन थी, ये एक कॉमन मार्केट थी, जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के फेलियर के नतीजे में खत्म हो गई। बहुत से लोग, आप में से आखिरी जुमला कह दूं, हमेशा से समझते हैं कि भुट्टो रिस्पॉन्सिबल था 1971 के अल्टीमेट कोलैप्स के लिए। वो अच्छा आदमी नहीं था, उसने बहुत जुल्म और ज्यादतियां की हैं अपने सियासी मुखालफिन में, उसकी बहुत मसले थे। लेकिन 1971 के लिए वो पॉलिटिकल प्रोसेस का फेलियर रिस्पॉन्सिबल था जो 1958 के मार्शल लॉ के नतीजे में लगा है। असल अहमियत यह है उस वीडियो की जो इमरान खान ने शेयर की है। उन्होंने उसमें से एक नैरो मतलब निकालने की कोशिश की है। आई होप कि मेरे मतलब पे आप डिस्कशन करेंगे, फिर बात होती है। थैंक यू।